किसी तत्व या यौगिक के 1 मोल का ऑक्सीजन की आधिक्य में पूर्ण दहन करवाने पर जो ऊष्मा बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है? दहन की ऊष्मा कहा जाता है। और एक टर्म आती है मानक दहन ऊष्मा। मानक दहन की ऊष्मा क्या होता है? यदि दहन यानी कि यदि दहन का काम है, यानी कि जलाने का काम है, यदि दहन 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन पर वह दाब 1 एटमॉस्फेयर पर संपन्न हो, यदि दहन की क्रिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड व 298 केल्विन पर संपन्न होती है तो इससे जो ऊष्मा बाहर निकलती है उस ऊष्मा को मानक दहन ऊष्मा कहा जाता है। मानक दहन ऊष्मा, तो मानक परिस्थितियां मानी गई है 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन को, वह दाब मानक दाब माना गया 1 एटमॉस्फेयर को। तो इस ताप व दाब पर 1 मोल का दहन हो जाए, 1 मोल जले, अंतिम प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड व जल बने, तो इस दौरान जितना भी ऊर्जा में परिवर्तन होता है या एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है दहन की ऊष्मा। एग्जाम्पल के तौर पर अपने देखें कि कोई मान लो बेंजीन है, यानी कि अपने बेंजीन का दहन कैसे होगा कि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा दें, अंतिम प्रोडक्ट है वो CO2 व H2O होना चाहिए, 1 मोल होनी चाहिए, ये 1 ही मोल होनी चाहिए, ज्यादा न हो। 1 मोल का पूर्ण दहन होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड व जल बन जाए, तो इस दौरान जितना भी ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो बाहर निकलेगी। तो इसके लिए जो डेल्टा एच आएगा वो डेल्टा एच है वो दहन के बराबर होगा। और सामान्य तो जो डेल्टा एच आता है दहन वाला वो नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा है वो बाहर निकलती है, दहन की क्रिया से ऊष्मा है वो सामान्यतः बाहर निकलती है। 1 मोल का पूर्ण दहन करवाना है, यहाँ पर 1 ही मोल होना चाहिए। ऑक्सीजन की आधिक्य में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बने। अब देखो यहाँ पर कार्बन 6 है तो इसको 6 से गुणा कर दो। अब देखो हाइड्रोजन वहां पर 6 है तो इसको 3 से गुणा कर दो, तो ये हाइड्रोजन 6 होगी, कार्बन 6 हो गया। अब ऑक्सीजन होगी टोटल है यहाँ पर 12 और 3 यानी कि 15 होगी, तो ये आ जाएगा 15/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 15 ऑक्सीजन काम आ रही है। तो इस दौरान जितनी ऊष्मा बाहर निकली है उसे क्या कहेंगे? दहन की ऊष्मा कहेंगे। और यहाँ पर इस ऊष्मा का जो मान होता है वो होता है 781 किलो कैलोरी होता है। यहाँ पर 1 मोल का यदि दहन करवा दें तो ये मान आता है 781 किलो कैलोरी, यानी कि डेल्टा एच बेंजीन की, अपने ऐसे कहते हैं बेंजीन की जो डेल्टा एच दहन है उसका मान कितना होगा? डेल्टा एच का मान यहाँ पर प्लस होता है तो डेल्टा एच कैसा होता है? माइनस में होता है, और माइनस 781 किलो कैलोरी आ जाएगा। तो इससे का अर्थ है कि यहाँ पर 1 मोल बेंजीन का दहन करवाएंगे तो 781 किलो कैलोरी ऊष्मा है या 781 किलो कैलोरी ऊर्जा है वो बाहर निकलेगी। तो इस ऊर्जा को दहन की ऊर्जा कहेंगे। ये मानक स्थिति में होती है तो इसे मानक दहन ऊष्मा कह देते हैं। अपने अगला दहन की ऊष्मा में एक आता है कैलोरीफिक मान। कैलोरीफिक मान क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि कैलोरी मान क्या होता है? कैलोरी मान को इस प्रकार से बताया जाता है कि 1 ग्राम ईंधन को जलाया जाए, 1 ग्राम ईंधन को जलाने से जितनी ऊष्मा बाहर निकलती है उसको क्या कहा जाता है? कैलोरी मान कहा जाता है। वह ईंधन श्रेष्ठ माना जाता है जिसके लिए कैलोरी मान का मान अधिक हो, यानी कि 1 ग्राम को यदि अपने जला दिया जाए तो कितनी ऊष्मा बाहर निकलेगी? 1 ग्राम को
जलाने से कितने कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है, उसी को क्या कहा जाता है, कैलोरी मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि कैलोरी मान क्या होता है, देखो कि 1 ग्राम कोई ईंधन है, उसको अपने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कितनी ऊर्जा बाहर निकली है, ऊर्जा कहो या ऊष्मा कहो, कितनी ऊष्मा बाहर निकली है, उसी को क्या कहा जाता है, कैलोरीफिक मान कहा जाता है। ईंधन होना चाहिए 1 ग्राम, 1 ग्राम ईंधन का पूर्ण दहन होना चाहिए, पूरा का पूरा जलाएं तो कितनी ऊर्जा बाहर निकलती है, इसको कैलोरीफिक मान कहा जाता है। वह ईंधन श्रेष्ठ माना जाता है जिसके लिए कैलोरी मान ज्यादा आता है। अपने जैसे एक पेट्रोल है, एक डीजल है, एक एलपीजी है, एक सीएनजी है, 1 ग्राम सबको जलाकर देखो तो सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्योंकि सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन है वो ज्यादा होता है। तो जिसको जलाकर देखें 1 ग्राम से जितनी ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके बाद में अपनी बात करें दहन की ऊष्मा को प्रयोगशाला में अपने कैसे ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि प्रायोगिक रूप से ज्ञात करने के लिए प्रयोगशाला में दहन की ऊष्मा को बम्ब कैलोरीमीटर की सहायता से ज्ञात किया जाता है। बम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है, इसकी बनावट क्या होती है, इसका डायग्राम क्या होता है, इसके बारे में अभी अपने पढ़ेंगे। तो दहन की ऊष्मा का प्रायोगिक निर्धारण कि प्रयोगशाला में आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे, इसका निर्धारण बॉम्ब कैलोरीमीटर या आप ऐसे कहते हैं बम कैलोरीमीटर। बम कैलोरीमीटर में क्या होता है, अभी बात करते हैं अपने बम कैलोरीमीटर की। तो बम कैलोरीमीटर में एक कैलोरीमीटर होता है। तो ये जो पात्र आपको दिखाया गया है ये एक प्रकार का कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर के अंदर एक प्लेटिनम का क्रूसिबल होता है। तो ये क्या है, क्रूसिबल है। क्रूसिबल के ऊपर आपने कुछ पदार्थ की तुल्य मात्रा इस प्रकार से इसको जला कर देखना है। ये क्या है, ये पदार्थ की, इधर लिख देता हूं मैं कि ये क्या है, पदार्थ की तुली हुई मात्रा ले ली जाती है, पदार्थ की तुली हुई मात्रा ले ली जाती है। और इससे बम कैलोरीमीटर को इस प्रकार से रख दिया जाता है ताकि ये नीचे की ऊष्मा न ले सके, यानी कि इस का संबंध है इस पात्र से, और पात्र के अंदर क्या भरा हुआ होता है, पानी भर दिया जाता है, जल भर दिया जाता है, वाटर ऑफ इंडिया भर दिया जाता है। तो ये देखो वाटर ऑफ इंडिया है, इसमें यहाँ पर जल भरा हुआ है और इसका संबंध है अपने जल ये अंदर नहीं घुस जाए, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से इसको वायु रुद्ध बनाया जाता है। जलाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को भेजने की व्यवस्था होती है कि ऑक्सीजन को यहाँ पर भेजा जाएगा और ऑक्सीजन का सिलेंडर से पंपिंग क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को भेजा जाता है। तो O2 का सिलेंडर लगा होता है यहाँ पर, तो O2 के सिलेंडर द्वारा ऑक्सीजन को यहाँ पर भेजा जाता है और दाब 25 एटमॉस्फेयर रखा जाता है। तो इसमें एक विलोडक लगा होता है और विलोडक कहा जाता है इस प्रकार से, विलोडक इस प्रकार से एक जेरेनी टाइप में होता है, इस प्रकार का होता है, यानी कि एक जेरेनी टाइप का होता है। इस प्रकार से इसको घुमाया जाता है, तो यानी कि इस पूरे पात्र का टेम्परेचर है वो एक समान रखने के लिए एक विलोडक की व्यवस्था की जाती है। तो ये रहा विलोडक, विलोडक लगाया है। कप के अंदर इसमें पदार्थ की तुल्य मात्रा ली जाती है, टेम्परेचर काफी होता है यहाँ पर। इसको अब अंदर वायु रुद्ध कर दिया, अब इसको जलाने के लिए अपने कैसे जाएंगे, तो यहाँ पर जलाने के लिए कोई इस प्रकार से एक तापक तार लगा दिया जाता है। तो ये क्या करता है, इसको जलाने का काम करता है। तो ये अपने ऐसे कर दें कि जलाने वाला तार है ये शुरुआत में क्या करेगा, यहां से अपने जैसे ही
अपने लगाएंगे तो इससे चिनगारी निकलेगी, चिनगारी निकलेगी तो ये पदार्थ ज्वलनशील है, ये जल उठेगा, जल उठेगा तो यहाँ पर ये कैलोरीमीटर गर्म होगा, कैलोरीमीटर गर्म होने के बाद में इसमें भरा हुआ है जो जल है, जल भरा हुआ है यहाँ तक है, वो जल भी क्या होगा, गर्म होगा। तो यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा देते हैं। थर्मामीटर क्या करता है, ताप मापने के काम आता है कि पहले टेम्परेचर नोट कर लिया जाता है और बाद में टेम्परेचर नोट, पहले T1 था मान लो, बाद में T2 है, तो यानी कि पहले टेम्परेचर T1 नोट कर लेते हैं, जलाने से पहले इस वाटर का टेम्परेचर कितना था, और बाद के अंदर इस पदार्थ को जलाने के बाद में इसको जलाएंगे तो कैलोरीमीटर गर्म होगा, कैलोरीमीटर गर्म होने से पानी गर्म होगा, ये पानी गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बाद का T2 ज्ञात कर लेते हैं, वो डेल्टा T ज्ञात कर लेते हैं T2 माइनस T1 से। तो इस प्रकार से होता है। दोबारा से सुनो क्या हुआ है। यहाँ पर एक कैलोरीमीटर है जिसको बम कैलोरीमीटर कहा जाता है। बम कैलोरीमीटर में एक पदार्थ की तुल्य मात्रा ले ली जाती है और इसमें जलाने के लिए एक जलने वाला तार लगा दिया जाता है। ऑक्सीजन को सिलेंडर की सहायता से 25 एटमॉस्फेयर दाब पर भेजा जाता है और यहाँ पर पदार्थ की तुल्य मात्रा ले ली जाती है और इस प्रकार से जब भी इसको जलाया जाता है तो उसमें बाहर निकलती है, जैसे कैलोरीमीटर गर्म होता है, यहाँ पर जो इसके चारों तरफ का जो जल है वो भी गर्म हो जाता है, तो टेम्परेचर, जल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जल के टेम्परेचर में परिवर्तन है वो नोट कर लिया जाता है और जल में टेम्परेचर नोट हुआ है उसकी सहायता से अपने ये दहन की उष्मा ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि दहन की उष्मा दो ही काम आई, एक तो इस जो क्रूसिबल का टेम्परेचर को बढ़ाने में और जल का टेम्परेचर बढ़ाने में। तो यहाँ पर जो उष्मा निकली है, तो निकली हुई उष्मा है वो दो ही काम आई है। निकली हुई उष्मा वही तो क्या है, दहन की उष्मा है। दहन की उष्मा है वो कितने काम आई है, यहाँ पर जो यहाँ पर दहन हुआ है, जो उष्मा बाहर निकली है, या तो इसने पानी का टेम्परेचर बढ़ाया है या इसने इस कैलोरीमीटर, ये कैलोरीमीटर सामान्य तांबे से निर्मित होती है तो इसका टेम्परेचर बढ़ाया है। तो दहन की उष्मा में तो क्या होगा, कैलोरीमीटर कैलोरीमीटर ने कितनी उष्मा ली है और बाकी जल द्वारा कितनी उष्मा ली गई है, जल द्वारा कितनी उष्मा ली गई है, उसका जोड़ होगा वो दहन की उष्मा के क्या होगा, बराबर होगा। यदि अपने उष्माधारिता को C से दर्शाएं व टेम्परेचर में परिवर्तन को डेल्टा T से दर्शाएं तो दहन की जो उष्मा है वो इसको जलाया तो कुछ उष्मा कैलोरीमीटर की काम आ गई, कुछ उष्मा इस पानी के टेम्परेचर बढ़ाने की काम आ गई है। तो जो निकली हुई उष्मा है वही तो दहन की उष्मा थी। तो दहन की उष्मा का सूत्र किस प्रकार से निकालें कि जो दहन की उष्मा है, दहन की उष्मा है वो दो जगह काम आई। ये जो उष्मा निकली थी, जितनी भी इसको जलाया, जितनी भी उष्मा बाहर निकली, पूर्ण दहन हुआ है क्योंकि अपने ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में भेजी है। 25 एटमॉस्फेयर दाब पर उस ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा रखा है तो इसका पूर्ण दहन होगा। तो दहन की उष्मा है वो एक तो कैलोरीमीटर ने कुछ उष्मा ग्रहण की है तो कैलोरीमीटर द्वारा अवशोषित उष्मा है प्लस है और उष्मा काम क्या है, यहाँ पर जल भरा हुआ था, कैलोरीमीटर का संपर्क सीधा जल से है तो जल क्या होगा, गर्म होगा। तो कुछ उष्मा जल द्वारा अवशोषित की गई है तो जल द्वारा अवशोषित उष्मा। कैलोरीमीटर ने कितनी उष्मा अवशोषित की है तो कैलोरीमीटर की मान लो उष्माधारिता है वो C है। उष्माधारिता होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा C है। और तापमान में कितना परिवर्तन हुआ है, जितना पहले टेम्परेचर जितना जल का था उतना ही कैलोरीमीटर का है। टेम्परेचर बढ़ने की बात में भी इसका संबंध सीधा जल से है। जितना जल का टेम्परेचर बढ़ा है उतना ही कैलोरीमीटर का ही टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर में अंतर, मान लो पहले जल का टेम्परेचर T1 था, बाद में क्या हो गया T2 हो गया, तो डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1। तो ये डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1 है। तो इतनी उष्मा है
वो कैलोरीमीटर ने क्या करी है, अवशोषित की है। और जल द्वारा कितनी अवशोषित की गई है, मान लो कि जल का द्रव्यमान W1 ग्राम है, W1 ग्राम जल का द्रव्यमान है, इस जल को अपने तोल कर भरा जाता है। कितना द्रव्यमान लिया है, W1 ग्राम द्रव्यमान लिया है। और टेम्परेचर कितना बड़ा है, डेल्टा T बड़ा है, यानी कि टेम्परेचर डेल्टा T बड़ा है, तो टोटल उष्मा इसने इतनी उष्मा ग्रहण कर ली है। यदि अपने दहन की उष्मा अणुभार 1 मोल के लिए निकाले तो मोलर 1 मोल में अणुभार के बराबर भार होता है। और अपने तोल कर लिया गया पदार्थ की मात्रा का अपने भाग दे देंगे। W क्या है, जो पदार्थ की मात्रा अपने तोल कर ली गई है, तो ये आ जाएगा दहन की उष्मा, यानी कि हीट ऑफ कॉम्बशन, हीट ऑफ कॉम्बशन यानी कि दहन की उष्मा आ जाएगी कि C इंटू डेल्टा टी। सी क्या चीज है, C है वो कैलोरीमीटर की उष्माधारिता है। C क्या है, कैलोरीमीटर की उष्माधारिता। डेल्टा टी क्या है, इस टेम्परेचर में परिवर्तन। जितना कैलोरीमीटर के टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ उतना जल के टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ है। और W1 क्या है, W1 है जल का द्रव्यमान, और डेल्टा टी टेम्परेचर में परिवर्तन है। और M क्या है, M पदार्थ का अणुभार है, M जो ये पदार्थ है वो उसका अणुभार है। और W क्या है, पदार्थ की तुल्य मात्रा। इस ये W अपने पदार्थ की तुल्य मात्रा W को अपने तोल कर इसमें लेते हैं, पदार्थ की ये तुल्य मात्रा है। तो इस प्रकार से सूत्र की सहायता से दहन की उष्मा है उसका आप प्रयोगशाला में आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ये आपके प्रैक्टिकल भी लगता है बीएससी के अंदर। तो बम्ब कैलोरीमीटर है वो हमेशा नियत आयतन पर संपन्न होता है, क्योंकि बम्ब कैलोरीमीटर है वो नियत आयतन पर जो भी दहन की उष्मा ज्ञात की है उसमें आयतन चेंज नहीं हुआ, तो वो नियत आयतन पर दहन की उष्मा आई है। यानी कि बम्ब कैलोरीमीटर है, बम्ब कैलोरीमीटर से जो दहन की उष्मा आती है, दहन की उष्मा आती है वो नियत आयतन पर आती है। यही प्रश्न आरपीएससी में पूछा गया था कि कौन सी उष्मा होती है, वो नियत आयतन की उष्मा होती है, यानी कि क्यूवी। अब क्यूवी पता है तो क्यूपी भी आप ज्ञात कर सकते हो, नियत दाब की उष्मा भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे, क्योंकि आप जानते हो कि H बराबर होता है U प्लस पीवी। तो इसका अवकलन कर दें तो DH बराबर क्या हो जाएगा, DU प्लस PdV प्लस VdP, ऐसा हो जाएगा। DH बराबर DU प्लस PdV प्लस VdP। अब देखो ये घटना मान लो कि किस कंडीशन में घट रही है। अपने आदर्श गैस समीकरण के लिए बात करें तो आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV बराबर nRT, PV बराबर nRT होता है, PV इज इक्वल टू nRT। अब इसका क्या कर दिया जाए, अवकलन कर दिया जाए, इसका अवकलन कर दिया जाए। अवकलन करने पर क्या होगा, देखो ध्यान से, PdV प्लस VdP। कैसे, दो है इसमें, एक को नियत रख दिया, दूसरे का कर दिया, दूसरे को नियत रख दिया, पहले का कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो ये चीज बदलने वाली, R बदलने वाला नहीं है, T बदल सकता है या फिर N बदल सकता है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, मान लो कि कोई प्रक्रम ऐसा है जो समतापी प्रक्रम है, अवकलन करने पर, कब है, समतापी के लिए, समतापी प्रक्रम हो, समतापी हो तो R और T नहीं बदल सकते, अब क्या बदल सकता है, N बदल सकता है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा N RT हो जाएगा। तो PdV प्लस VdP की जगह डेल्टा N RT लिख सकते हैं। तो PdV VdP की जगह क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा N RT लिख सकते हो। तो DH बराबर क्या आ जाएगा, DU प्लस डेल्टा N RT।
अब आप जानते हो डीएच होता है, डीएच वो डी क्यूपी के बराबर होता है, नियत दाब पर दी गई ऊष्मा के बराबर एंथैल्पी होता है। और डीयू होता है, ये आंतरिक ऊर्जा है, और आंतरिक ऊर्जा होती है वो डी क्यूवी के बराबर होती है प्लस डेल्टा एन आर टी। और इसमें डेल्टा एन निकालने में डेल्टा एन हमेशा ही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से निकाली जाती है, और इसमें केवल गैसीय मोल लिए जाते हैं, इसीलिए अपने इसके पैर में डेल जी लिख देते हैं। तो नियत दाब की ऊष्मा निकालनी हो तो नियत आयतन की ऊष्मा प्लस डेल्टा एन जी आर टी, या आपने ऐसे कह दिए डेल्टा एच निकालना हो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी आर टी का मान आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, डेल्टा एन जी क्या होगा, जैसे मान लो कोई अभिक्रिया ऐसी है N2 + 3H2 = 2NH3 है, ये भी गैसीय है, ये भी गैसीय है, ये भी गैसीय है, तो डेल्टा एन का मान क्या होगा, डेल्टा एन जी का मान नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट, गैसीय मोल। तो प्रोडक्ट के गैसीय मोल 2 है, रिएक्टेंट के गैसीय मोल 4 है, तो 2 - 4 तो क्या आएगा, -2 आएगा इस अभिक्रिया के लिए। कोई और अभिक्रिया ले लें, जैसे N2 + O2 = 2NO, तो यहां पर डेल्टा एन का मान क्या आएगा, प्रोडक्ट के 2 मोल है, रिएक्टेंट के भी 2 मोल है, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डेल्टा एन की मान हो सकता है कि माइनस में हो सकता है कि 0 हो, और हो सकता है कि प्लस में भी हो। तो डेल्टा एन है वो 3 प्रकार से हो सकते हैं, माइनस में, 0 और प्लस। जैसे माइनस में कोई अभिक्रिया का कोई एग्जांपल देकर अपने बताएं, तो डेल्टा एन का मान माइनस में आ सकता है जब प्रोडक्ट की संख्या कम हो, रिएक्टेंट ज्यादा हो। इसका एग्जांपल N2 + 3H2 = 2NH3। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है वो 2 है, रिएक्टेंट है वो 4 है, तो डेल्टा एन का मान क्या आएगा, -2। डेल्टा एन का मान 0 वाला N2 + O2 = 2NO, ये मान लो दोनों तरफ चल रही है, या फिर H2 + I2 = 2HI। प्लस वाले में, प्लस वाला जब प्रोडक्ट ज्यादा हो, रिएक्टेंट कम हो, या आपने ऐसे कहीं अमोनिया टूट रही है N2 + 3H2, यहाँ पर प्रोडक्ट 4 है, रिएक्टेंट 2 है, तो 4 - 2 तो क्या आएगा, प्लस का 2, डेल्टा एनजी का मान। तो यदि प्रोडक्ट ज्यादा हो तो डेल्टा एनजी का मान प्लस का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो तो डेल्टा एनजी का मान 0, और रिएक्टेंट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, तो डेल्टा एनजी का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो डेल्टा एनजी के आधार पर अभिक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की हो सकती है। क्यूपी का अर्थ नियत दाब की ऊष्मा है, क्यूबी का अर्थ नियत आयतन की ऊष्मा है, और ये हमेशा ध्यान रखना कि डेल्टा क्यूपी है वो डीएच के बराबर होती है, यानी कि नियत दाब की ऊष्मा एंथैल्पी के बराबर होती है, और नियत आयतन की ऊष्मा है क्यूबी है, नियत आयतन की ऊष्मा है डेल्टा कह दो चाहे डेल्टा क्यूबी है वो डी यू के बराबर, डी यू कह दो चाहे डी ई कह दो, उसके बराबर होती है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना। और इस में डेल्टा एनजी में गैसीय मोल लेने हैं, प्रोडक्ट के गैसीय मोल में से रिएक्टेंट के गैसीय मोल आपको घटा देने हैं, तो डेल्टा एन के आधार पर ये अभिक्रिया आ जाएगी। तो यदि आप बम किलोमीटर से डेल्टा क्यूवी का मान निकाला है, दैनिक ऊष्मा नियत आयतन पर निकाली है, नियत दाब पर निकालनी हो तो इसमें डेल्टा एनजीआरटी जोड़ना पड़ेगा। डेल्टा एनजीआरटी का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, कि पहले ये देखना पड़ेगा कौन सी प्रकार की दहन की प्रक्रिया हो रही है, उसके प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाकर डेल्टा एनजी का मान निकाल लो और उसके मान को रख दो। तो दहन, अब आपको ये बताना है कि ये दहन अभिक्रिया है या नहीं, कि कार्बन की क्रिया हाफ O2 के साथ हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड बना और ऊष्मा बाहर निकल गई, तो यह अभिक्रिया दहन पूरा नहीं हुआ है। यहां पर जो ऊष्मा निकलेगी वो दहन की ऊष्मा नहीं है, यह ऊष्मा दहन की ऊष्मा नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि यहाँ पर पूरा नहीं जला, पूरा जलता तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बढ़ता, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़नी चाहिए थी। यहाँ पर डेल्टा एच है, वो डेल्टा एच दहन नहीं है। ये जो उष्मा निकल रही है वो दहन की उष्मा नहीं है, क्योंकि पूरा दहन नहीं हुआ। तो पूरा जलेगा तो पूरा इस प्रकार से जलेगा कि कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ हुई और CO2 बने। ये बात ध्यान देना कि ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में जले तब अपने कहेंगे हाँ जल गया। यहाँ पर तो ऑक्सीजन आप CO2 काम मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तब मानेंगे कि जो उष्मा निकल रही है वो उष्मा अब डेल्टा एच है, वो डेल्टा एच दहन है। और ये डेल्टा एच दहन के लिए डेल्टा एच का मान हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि दहन में ऊष्मा होती है वो बाहर निकलती है। एकमात्र अपवाद है कि N2 + O2 = 2NO बनता है, तो ऊष्मा ली जाती है, इसके लिए यहाँ पर डेल्टा एच होता है वो पॉजिटिव होता है, ये अपवाद है। बाकी के अंदर जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो उष्मा है वो बाहर निकलती है, यानी कि दहन में सदैव उष्मा बाहर निकलती है, नाइट्रोजन के दहन में उष्मा ली जाती है। तो एक एग्जांपल और करवा देते हैं कि ऊपर वाला दहन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर CO बना नीचे वाला दहन है। जैसे आपको कोई मीथेन का दहन कह दे या एथेन का दहन कह दे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बढ़ना चाहिए। मैं एथेन का दहन करवा रहा हूँ, ये एथेन है और यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा के अंदर इसको जलाया गया है, तो CO2 और H2O ही बढ़ना चाहिए, अभिक्रिया संतुलित तो होनी चाहिए, तब जो उष्मा निकलेगी उसी को दहन की उष्मा कह देंगे। यहाँ पर कार्बन 2 है तो 2 से गुणा करो, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, 3 और 3 6 है, तो जल को 3 से गुणा कर दो, 3 2 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 2 4 और 3 7, तो ये 7/2 ऑक्सीजन होगी। अब इसमें जो डेल्टा एच होगी, जो बाहर उष्मा निकलेगी वो डेल्टा एच दहन के बराबर होगी, क्योंकि इसका एथेन था, एथेन का पूरा दहन हुआ है। पूरा कैसे पता चला, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और जल बन रहा है, उष्मा बन रही है। 1 मोल होना चाहिए, यहाँ पर एक का ही आना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। 2-3 ले लोगे तो वो दहन की उष्मा फिर नहीं रहेगी। तो ये अपने एग्जांपल से अपने समझ चुके हैं कि दहन क्या होता है और दहन की उष्मा क्या होती है।